Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the question of the chapter cash flow statement from question number 46. So let's get started. हमें बैलेंस शीट गिवन है, प्रीवियस और करंट ईयर के बैलेंसेस गिवन है उसके अंदर. सबसे पहले शेयर कैपिटल गिवन है जो कि 17 लाख का था और अब 19 लाख का हो गया है, तो बढ़ गया है, तो इट मीन्स हमने इशू कर लिया है, तो ये फाइनेंसिंग में प्लस हो जाएगा. देन रिजर्व्स एंड सरप्लस और लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस और टैंजिबल एसेट्स और इनटैंजिबल एसेट्स, ये सारी चीजें हम नोट्स टू अकाउंट में देखेंगे. देन करंट इन्वेस्टमेंट्स बता रखी हैं, तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, तो रिस्पेक्टिवली आई मीन टू से इज कि ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आप ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट प्लस करेंगे और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आप क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट प्लस करेंगे और उसे लेके हम लास्ट में सॉल्व करेंगे, तो ये एक चीज़ ध्यान रखनी है. देन इन्वेंट्रीज 1,30,000 की थी और जो अब इन्वेंट्रीज है वो कितने की आपको बताई हुई हैं, 2,60,000 की हो गई हैं इन्वेंट्रीज. ठीक है, ये हो गया. और उसके बाद अब बढ़ते हैं नोट्स टू अकाउंट की तरफ कि नोट्स टू अकाउंट में आपको क्या क्या बताया हुआ है. तो नोट्स टू अकाउंट में उन्होंने आपको बोला है सरप्लस बताया हुआ है. ठीक है, ये तो क्या है, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट. देन लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में क्या है कि 4 लाख के डिबेंचर्स थे, 5 लाख के हो गए, तो डिबेंचर्स क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं. तो डिबेंचर्स हमारे बढ़ते हैं, तो हमने इश्यू किए हैं, तो ये फाइनेंसिंग में जाके प्लस हो जाएगा. देन बैंक ओवरड्राफ्ट स्टूडेंट 1,75,000 का था और अब 1,70,000 का हो गया है. इसका मतलब क्या हुआ है कि देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट कम हुआ है, हमारी लाइबिलिटी कम हुई है, लाइबिलिटी कम हुई है इट मीन्स हमने कैश पे कर दी होगी, तो बेसिकली कैश का आउटफ्लो हो गया है. तो कैश का आउटफ्लो हुआ है तो हम उसे माइनस में लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे, फाइनेंसिंग में. ठीक है. देन प्रोविजन फॉर टैक्स का आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस गिवन है. ठीक है, तो हम प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे स्टूडेंट्स. देन मशीनरी में भी हमें अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है. उसके बाद गुडविल आपको बता रखे है, तो वो तो हमने देख ही लिया कि इंटेंजिबल एसेट्स हम ऐसे सपोज करके चल रहे थे कि वो इंटेंजिबल एसेट गुडविल है और वो गुडविल ही है, तो गुडविल एमोटाइज हुई है इट मीन्स. ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L. नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट. तो देखिए किस तरीके से था, हमने नोट्स टू अकाउंट में देखा था, तो हम क्या करेंगे, 6 लाख माइनस 3 लाख, तो कितने का बन गया ये, 3 लाख का. ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स हम इसमें क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं. ठीक है, और प्रोविजन फॉर टैक्स कौन से ईयर का लेते हैं स्टूडेंट्स, करंट ईयर का. ठीक है, ये चीज़ आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि अब क्वेश्चन कर करके काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होंगी कि प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा आएगा क्या नहीं आएगा. क्योंकि देखिए ये होता है कि जो हमारा प्रीवियस ईयर का होता है ना प्रोविजन फॉर टैक्स, उसको हम ऑपरेटिंग में लास्ट में माइनस करते हैं और जो करंट ईयर का होता है उसे स्टार्टिंग में ऐड करते हैं, तो यही ट्रीटमेंट होता है. तो इसमें आप क्या करेंगे, 2 लाख को लिख देंगे जो करंट ईयर का है, तो 5 लाख का अमाउंट आ गया, तो ये 5 लाख क्या आया है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. तो ध्यान रखना है कि जो प्रोपोज डिविडेंड होता है ना वो प्रीवियस ईयर का ऐड होता है और प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का ऐड होता है और प्रीवियस ईयर का ऑपरेटिंग में लास्ट में माइनस हो जाता है. ठीक है, अब डेप्रिसिएशन देखनी है मशीनरी पे, पर मैंने क्या बताया कि उसके लिए हमें उसका अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो अब हमें ये दोनों अकाउंट प्रिपेयर करने हैं. ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स क्या है, बेसिकली हमारा मशीनरी अकाउंट है, तो मशीनरी क्या होती है, एसेट होती है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड पे आएगा, जो कि आ गया यहाँ पे 20 लाख का. ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन जो कि 26 लाख का है. ठीक है, अब देखो क्या हुआ है कि 20 लाख की थी मशीनरी और 26 लाख की हो गई, इट मीन्स इतना तो समझ आ गया है कि जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो परचेज की आने वाली है. अच्छा, अब देखो किस तरीके से आप यहाँ पे निकालोगे वो अब देखते हैं. सबसे पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो वो किस तरीके से होगा, देखिए आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में चीज़ बता रखी है. सबसे पहली बात यहाँ पे आपका क्या हुआ है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा ना 40,000 का, ये सब आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया हुआ है. आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलो या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलो, बात एक ही है. तो ये हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन से पता लगा कि यहाँ आ जाएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और जो यहाँ पे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप लिख रहे हो ना 40,000, वो यहाँ पे लिख दोगे टू मशीनरी 40,000. ये मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं, और मैं एक बार फिर से बता रही हूँ कि जब हम डिप्रिसिएशन लगती है तो मशीनरी अकाउंट क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है, इसलिए क्रेडिट साइड पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रहा है. डेप्रिसिएशन अकाउंट उस केस में डेबिट होता है, तो इसलिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट डेबिट हो रहा है. अच्छा, साथ ही साथ उसने हमें बताया हुआ है कि आपने सेल करी है,
तो जिन जिन चीज़ों से एसेट कम होता है ना उसको क्रेडिट कर दो, सेल लगने से, डेप्रिसिएशन लगने से एसेट कम हो रहा है ना, तो वो हम क्रेडिट साइड पे लिखते जा रहे हैं। 50,000 की सेल हुई है और प्रॉफिट भी है, तो टू P&L अकाउंट, इसमें क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। हर चीज़ हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। टू बैंक अकाउंट करके परचेज की बैलेंसिंग फिगर आ गई। परचेज से क्या हुआ होगा, बढ़ गया होगा ना, मशीनरी फिक्स एसेट बढ़ गए हैं, तो इसलिए वो डेबिट साइड पे आ रहा है। तो ये क्या है, ये बैलेंसिंग फिगर है, कि कहीं आप सोचें कि अमाउंट कहाँ से आ गया, तो ये बैलेंसिंग फिगर है 6,80,000 का। अब आप अकाउंट को क्लोज कर सकते हो, 2691234, 2691234। अच्छा, अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जहाँ से हमने शुरू, तो ये एक लाइबिलिटी है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा 1,00,000 का, और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, जो कि है 2,00,000 का। अब यहाँ पे आपके पास बाय P&L अकाउंट करके बैलेंसिंग फिगर आ गई डेप्रिसिएशन की। दिस इज़ योर बैलेंसिंग फिगर, जो कि 1,40,000 की आ रही है। और अब हम अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं 2,40,000 ऑन बोथ द साइड्स। तो अब जो आपने डेप्रिसिएशन निकाली है ना, वो अब आप यहाँ पे लिखोगे, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। बेशक आप लिख भी सकते हैं कि वर्किंग नोट से आया है 1,40,000 का अमाउंट। देन हमने देखा था कि गुडविल जो है वो क्या हो रही थी, एमोटाइज हो रही थी ना, 3,00,000 माइनस 2,00,000 इज 1,00,000। ठीक है, देन इंटरेस्ट आएगा 12% डिवेंचर्स पे। अब ये क्या होता है ना स्टूडेंट्स की, जब भी आपको डिवेंचर्स के आगे रेट गिवन हो तो आपको इंटरेस्ट लगाना ही है, ठीक है ना, ये हमें ऑलरेडी पता ही है। तो आप क्या करेंगे, 5,00,000 का 12% कर दीजिए, 60,000 का अमाउंट आ रहा है, तो टोटल ये हो गया 3,00,000, है ना। देखिए 1,00,000 प्लस 1,00,000 2,00,000 प्लस ये 3,00,000 हो जाएगा, ठीक है ना, 3,00,000। अब इन दोनों को प्लस किया तो ये 8,00,000 का अमाउंट आ गया। अब अभी हमने क्या देखा था कि गेन हो रही थी ना सेल ऑफ मशीनरी पे, तो वो लेस हो जाता है, और वही लॉस होता है तो वो प्लस हो जाता है। तो गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी जो कि 10,000 का था, वो यहाँ पे लेस हो जाएगा, तो 7,90,000 का अमाउंट बचेगा। ये 7,90,000 क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, अब ये आ गया। अब आप इसमें क्या करोगे, जो भी करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटीज़ बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो इन्वेंट्रीज जो हैं स्टूडेंट्स वो बढ़ रही थी, तो इंक्रीज़ इन इन्वेंट्रीज से तो करंट एसेट्स बढ़ते हैं, तो हम उसको लेस कर देते हैं। तो आप इसमें से 1,30,000 को लेस कर दोगे तो 6,60,000 का अमाउंट आ जाएगा। तो ये 6,60,000 क्या आया है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अच्छा, अब मैंने क्या बताया था कि प्रोविजन फॉर टैक्स का करंट ईयर वाला अमाउंट आप स्टार्टिंग में ऐड करोगे और ऑपरेटिंग की लास्ट में माइनस कर दोगे। तो प्रीवियस ईयर वाला 1,65,000 था, जो हमने यहाँ पे लेस कर दिया, तो 4,95,000 का अमाउंट आ गया। और ये फाइनल अमाउंट आया जो कि आ गया है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। एज पॉजिटिव आंसर आया है तो कैश फ्लो फ्रॉम आएगा, अदरवाइज यूज आता। अच्छा, अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। चलिए, अब इन्वेस्टिंग में क्या है, सबसे पहले तो आपने सेल करी है मशीनरी की, अभी हमने मशीनरी अकाउंट में देखा, तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी कितने की करी थी, 50,000 की। फिर परचेज भी तो करी है ना, परचेज ऑफ मशीनरी जो कि बैलेंसिंग फिगर आई थी ना 6,80,000 की, ये नेगेटिव में जाएगा जो कि परचेज हुआ है। और आपने हमने देखा था कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी थी ना, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, तो वो भी आ जाएंगी। कितने की आ गई, 1,00,000 की। तो टोटल ये जो अमाउंट है ये 7,30,000 का जो आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो इट मीन्स ये कैश यूज्ड आ रहा है, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब फाइनेंसिंग, तो फाइनेंसिंग में सबसे पहले क्या था, हमने देखा था कि शेयर कैपिटल इशू हो रहे थे, तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल 2,00,000 का अमाउंट था ना, 19,00,000 माइनस 17,00,000 इज 2,00,000। उसके बाद हमने देखा था कि इशू क्या हो रहे थे, डिबेंचर्स भी हो रहे थे, 12% डिबेंचर्स, राइट, तो वो कितने के थे, 1,00,000 के। अच्छा, और स्टूडेंट्स हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि हमने अभी ऊपर यहाँ पे ऑपरेटिंग में ऊपर क्या किया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, वहाँ पे क्या किया है हमने, प्लस किया है ना, यहाँ पे आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, तो कि आउटफ्लो हो रहा है, इंटरेस्ट अगर दे रहे हैं डिबेंचर पे तो कैश का आउटफ्लो हो रहा है, बट वो आउटफ्लो हम फाइनेंसिंग में दिखाएंगे। ठीक है, तो इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, पेमेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो कि 60,000 का था। अच्छा, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो रहा था, तो डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, वाई,
बिकॉज कैश का आउटफ्लो हो गया होगा जब हमने पे करा होगा। तो डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000 का अमाउंट था, 1,75,000 में से 1,70,000 माइनस करके ये वाला अमाउंट आया है। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके 2,35,000 का अमाउंट आ रहा है। तो ये क्या आया है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। आप लोग शॉर्ट फॉर्म मत यूज़ करना स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हमें देखना है कि नेट इंक्रीज और डिक्रीज कितना हो रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो वो कुछ भी नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स, इट इज़ नील, कुछ भी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ ही नहीं है। तो आप यहाँ पे सिंपली नील लिख देंगे। अच्छा, अब इसमें हम क्या करते हैं, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करेंगे। ठीक है, तो कैसे कैसे आप करेंगे, 1,40,000 में आप 70,000 को प्लस करेंगे तो 2,10,000 का अमाउंट आ जाएगा। अब देखते हैं कि ये क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इक्वल आता भी है या नहीं आता है। तो क्लोजिंग के लिए भी अब आप यही करेंगे स्टूडेंट्स, वहाँ पे आपको उन्होंने बताया हुआ है। अब आप इसमें क्या करेंगे, 1,70,000 में 40,000 प्लस करेंगे तो ये भी 2,10,000 ही आ रहा है। तो ओपनिंग हमारा क्लोजिंग के इक्वल आ गया। इट मीन्स बिल्कुल सही किया हमने। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर नील आ जाए तो आगे करना नहीं है, करना है, करके दिखाइए ना, बिल्कुल दिखाइए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 47। सबसे पहले शेयर कैपिटल गिवन है, जो कि देखिए क्या हो रहा है, 4 लाख का था 5 लाख का हो गया, बढ़ गया है 1 लाख से फाइनेंसिंग में प्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, टैंजिबल एसेट्स, इनटैंजिबल एसेट्स, सब कुछ नोट्स टू अकाउंट में देखेंगे। देन इन्वेंट्रीज भी हम वहीं देखेंगे। ठीक है, ये सब वहीं देखेंगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 75,000 की थी, 1 लाख की होगी, आपने परचेज कर ली है तो ये इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगा बिकॉज परचेज हुआ है, कैश का आउटफ्लो हुआ है। देन आपको अगेन करंट इन्वेस्टमेंट्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का वही ट्रीटमेंट करना है जो अभी हमने अभी क्वेश्चन में किया था। अब ये देखें कि आपको नोट्स टू अकाउंट में यहाँ पे क्या गिवन है। सबसे पहले सरप्लस वाला बैलेंस गिवन है तो 2 लाख है, तो हम क्या करते हैं, 2 लाख लेते हैं और उसमें माइनस करते हैं, पर ये ऑलरेडी माइनस में ही है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये 2,50,000 का अमाउंट आ जाएगा। तो अगर अभी मैं लिखूंगी वहाँ पे कि नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L, तो आप मेरे से ये नहीं पूछेंगे कि मैम 2,50,000 कहाँ से आया, बिकॉज मैंने आपको बता दिया कि वैसे हम माइनस ही करते हैं और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस में ही था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, देन डिवेंचर्स क्या थे, 5 लाख के थे और अब 4,50,000 के हो गए हैं। तो डिवेंचर स्टूडेंट कम हो गया, इट मीन्स रिडम्पशन हो गई है डिवेंचर्स की, तो आप इसे माइनस करेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में इश्यू हो रहा था तो आप प्लस कर रहे थे, तो ऑटोमेटिकली उसका अपोजिट है, इस बार रिडम्पशन हो रही है तो आप माइनस कर दोगे। देन बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 का था, 1,50,000 का हो गया है। तो स्टूडेंट क्या हुआ है, इट मीन्स हमने बैंक से जो लोन है वो और क्या कर लिया है, और ज़्यादा आपने क्या कर लिया, ले लिया है। तो लिया है तो वो प्लस होगा, है ना। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स का आपको यहाँ पे अमाउंट बता रखा है। ठीक है, तो फिर अब इसमें अब आप लोग क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स वाले में 90 और 70,000। देन मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बताया हुआ है हमें यहाँ पे। ओके, देन गुडविल बताई हुई है 30,000 की थी और अब 20,000 की हो गई है, तो ये एमोटाइज हो गई 10,000 से, ये प्लस हो जाएगी। देन स्टॉक एंड ट्रेड, इन्वेंट्रीज में बेसिकली उन्होंने कुछ नहीं किया, बस एक पार्ट क्लासीफाई कर दिया, स्टॉक एंड ट्रेड 45,000 का था, 1,07,000 का हो गया है। इन्वेंट्रीज क्या हो गई हैं, बढ़ गई हैं, बढ़ी हैं तो आपको क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन थी स्टूडेंट्स हमें। पहले वाले में बताया हुआ है कि 12% डिबेंचर्स रिडीम हो गए हैं, तो हम ऑलरेडी समझ गए थे कि कम हुआ है तो इट मीन्स रिडम्पशन ही हो गई है डिबेंचर्स में। और दूसरा क्या है कि आप लोग ना बड़ा सोच रहे होंगे कि यार पिछले वाले क्वेश्चन में तो मैम ने क्या किया था कि जो करंट ईयर वाला था वो स्टार्टिंग में प्लस कर दिया था और जो प्रीवियस ईयर वाला था वो ऑपरेटिंग के एंड में माइनस कर दिया था। इस बार तो ऐसा बोला ही नहीं मैम ने, मैंने इसलिए नहीं बोला तो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको बता रखा है कि इतना टैक्स आपने पे किया है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा तो सिंपली आप यही वाला ट्रीटमेंट करोगे जो कि अभी हमने किया। बट अगर ऐसा ना हो तो आप क्या करेंगे, अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस के साथ कुछ भी गिवन होगा तो आप अकाउंट प्रिपेयर करोगे, इट मीन्स हम प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। तो नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, जो कि मैंने बताया कि 2 लाख होगा, उसमें से हम माइनस कर रहे थे बट ऑलरेडी माइनस में ही था तो 2,50,000 का अमाउंट आ गया। देन अब आप इसमें क्या करोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस करोगे, पर ये प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे पहले।
प्रोविजन फॉर टैक्स स्टूडेंट लाइबिलिटी होती है, तो सबसे पहले क्रेडिट साइड पे आपका ओपनिंग बैलेंस आएगा, तो बाय बैलेंस यहाँ पे ब्रॉट डाउन आ जाएगा जो कि आपको गिवन है 90,000 का, और क्लोजिंग बैलेंस इस साइड आएगा, दैट इज़ टू बैलेंस कैरेट डाउन जो कि 70,000 का आ जाएगा। फिर उसने आपको टैक्स पेड क्वेश्चन में बताया हुआ था, तो यहाँ आ गया टू बैंक। अब क्यों आता है यहाँ पे बैंक, उसका लॉजिक देखो। देखो जब आप टैक्स पे कर रहे हो तो आपकी कैश जा रही है ना, तो टू बैंक हो रहा है ना स्टूडेंट। प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ आ गया, टू बैंक हो रहा है, बैंक क्रेडिट होगा क्योंकि कैश जा रही है ना। तो बैंक क्या एसेट है, एसेट कम हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। तो जब जर्नल एंट्री में वो क्रेडिट हो रहा है ना, तो प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट हो रहा है, इसीलिए प्रोविजन फॉर टैक्स का डेबिट में लिख रहे हैं। और अगर वही बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना होगा तो प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से क्रेडिट में चला जाएगा। तो लॉजिकली पता है तो याद मत करो ना। यहाँ पे आपने क्या लिखना है, टैक्स पेड, जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 70,000 का बताया हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास बाय P&L करके यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर जो है वो निकल के आ जाएगी, जो कि 50,000 की आ रही है। अब आप अकाउंट को क्लोज कर सकते हो। तो अब जो ये हमने वर्किंग नोट में अभी अमाउंट निकाला है जो कि 50,000 का निकाला है, ये अब आप यहाँ पे लिखोगे। और 5 लाख का जो है सॉरी 3 लाख का जो आपके पास यहाँ पे निकल के आ गया, जो कि आ गया है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब इसमें एक एक करके सारी चीज़ें हम ऐड करते जाएंगे। सबसे पहली बात आती है डेप्रिसिएशन की, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का आप देख लीजिए ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस वहाँ पे। तो 2 लाख माइनस 1,01,000 आप करेंगे तो 99,000 का अमाउंट आ रहा है। देन हमने देखा था कि गुडविल जो है वो क्या हो रही थी, एमोटाइज हो रही थी। 30,000 माइनस 20,000 इज 10,000। ओके, देन अगेन हमें क्या है, डिबेंचर्स यहाँ पे आगे रेट गिवन है, तो हमें डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट जो है वो निकालना पड़ेगा, तो वो इसी में प्लस हो जाएगा, प्लस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, तो वही होगा 5 लाख का 12%, जो कि आ गया 60,000 का। बहुत बच्चे ये चीज़ें नहीं लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स लेते ही नहीं है, तो स्टूडेंट आंसर गलत हो जाएगा, लेना पड़ेगा, याद आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकल के आ जाएगा, जो कि आएगा 4,69,000 का, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ था, हम इसमें से माइनस करेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, क्योंकि करंट एसेट बढ़ते हैं तो हम उसको माइनस कर देते हैं। तो वो बढ़ रही थी ना इन्वेंट्री 62,000 से, वो कर दो। तो अब इसमें से माइनस करेंगे ना आप, तो माइनस करके आपके पास अमाउंट आ रहा है 4,07,000 का। अच्छा, अभी जो 4,07,000 का अमाउंट आया है ये क्या आया है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके, अब इसमें से आप क्या माइनस कर दोगे, लेस में हमेशा क्या आता है, टैक्स पेड, तो लेस टैक्स पेड। तो वो कितना था, अभी क्वेश्चन में लास्ट में बताया हुआ था ना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 70,000 का था, तो ये आप लेस कर रहे हो, तो लेस करके 3,37,000 का अमाउंट आ जाएगा। और ये 3,37,000 क्या आया है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और एज पॉजिटिव है तो कैश फ्लो फ्रॉम आ जाएगा। चलिए अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखेंगे, तो अब हम लिखेंगे इसमें परचेज किसका हो रहा था, मशीनरी का। बढ़ गई ना, देखिए 8,21,000 की थी, 12,03,000 की हो गई है, बढ़ गई है, मतलब आपने परचेज करी है तो कैश का आउटफ्लो हुआ है। तो 12,03,000 में से हम 8,21,000 माइनस करेंगे, और आंसर जो होगा वो नेगेटिव में होगा, तो कि कैश का आउटफ्लो हुआ है। और परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, तो स्टूडेंट देखिए कैसे हुआ है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये भी आपको बता रखा था कि 25,000 से वो बढ़ रही थी, तो ये भी परचेज हुआ है, तो ये भी कैश का आउटफ्लो है, तो माइनस में आएगा। तो 4,07,000 का अमाउंट आ गया, और ये भी नेगेटिव ही आ रहा है, ये आ गया हमारा नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तो कि नेगेटिव आया है, राइट। अच्छा, अगर अब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की बात करें, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहले क्या आएगा, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल, जो कि 1 लाख का था। अच्छा, देन हमने देखा था कि डिबेंचर्स रिडम्पशन हो रही थी, तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जो जो हमने क्वेश्चन में अभी समझ लिया वो सब हम डाले जा रहे हैं, ठीक है। तो कम हो रहे हैं ना, तो 50,000 इसमें से माइनस होगा। देन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की हमने पेमेंट की है ना, जो हमने ऑपरेटिंग में प्लस किया है, बट आउटफ्लो हुआ है, बट वो फाइनेंसिंग का पार्ट है, तो यहाँ पे आप उसको लेस कर दोगे। अच्छा,
फिर स्टूडेंट इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, क्यों प्लस हो रहा है? क्योंकि देखो आपकी लाइबिलिटी तो बढ़ गई है बट कैश आ गई है ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप प्लस करोगे, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा 1 लाख से। ओके, तो अब इसको सॉल्व करके आपके पास यहाँ पे 90,000 का अमाउंट आ रहा है, जो कि आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं कि नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो वो हो रहा है 20,000 का नेट इंक्रीज और डिक्रीज। अब इसमें आप क्या करोगे? ओपनिंग प्लस करोगे, बट इसमें आप क्या करोगे? ओपनिंग प्लस करते टाइम दोनों चीज़ों का अमाउंट इंक्लूड करेंगे आप, करंट इन्वेस्टमेंट्स का भी। तो किस तरीके से आप करंट इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट इंक्लूड करेंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का सबसे पहले आपको यहाँ पे ना वो देखिए, आप ओपनिंग वाला देखिए, 60,000 का गिवन है, प्लस 60,000 करेंगे तो 1,20,000 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करके आ रहा है 1,40,000, और यही है आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी स्टूडेंट्स। और ये वाला अमाउंट भी देख लीजिए, 50,000 प्लस 90,000। तो इट मीन्स हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हों। पर स्टूडेंट्स मैं इसीलिए क्वेश्चन नहीं ले रही थी क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हम ऑलरेडी कैश फ्लो स्टेटमेंट पे ऑलरेडी ले चुके थे, तो मैंने सोचा था कि पहले मैं आपको ना एक ही वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करवा देती हूँ। बट काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि मैम इसके TS गरेवाल सॉल्यूशंस पे भी वीडियो दे दीजिए, तो इसीलिए मैंने दी है। बट फिर हम अभी नेक्स्ट वीडियो जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ही लेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो